हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 7 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश के पीएम ने गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। यूके पीएम बोरिस जॉनसन कैंसिल रिपब्लिक डे विजिट टू इंडिया लेटर दिस मंथ। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इससे पहले हमारे जो आपका 2021 का 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाना था, उसके चीफ गेस्ट आपका आने वाले थे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में आपका बोरिस जॉनसन ने जो भारत की विजिट थी, जो वो 26 आपका जैन गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर आने वाले थे, उसको आपका कैंसिल कर दिया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने आपका कैंसिल क्यों किया है, इसको हम लोग समझते हैं। एक्चुअली में साथियों, ब्रिटेन में आपका कोरोना का एक नया स्ट्रेन मिला है, जिससे आपका वहां पर क्या लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया साथियों? पूरे देश में आपका स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से आपका बोरिस जॉनसन ने यह कहा है कि इस संकट के काल में मैं अपने देश के साथ या अपने देश में रहना बेहतर समझता हूं, इसीलिए आपका मैं अभी भारत की विजिट पर आना, चीफ गेस्ट के रूप में आना सही नहीं समझता हूं, इसीलिए आपका इन्होंने कैंसिल कर दिया है अपनी भारत की जो यात्रा थी। अगर बात करें आपका भारत के पहले गणतंत्र दिवस की, साथियों आपका भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो 26 जनवरी 1950 को 1950 को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जब आपका भारत का पहला गणतंत्र दिवस हम मना रहे थे, तो उसके चीफ गेस्ट यानी आपका मुख्य अतिथि थे दोस्तों, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वो थे आपका सुकर्णो। कौन थे साथियों? सुकर्णो। और ये आपका इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट यानी आपका राष्ट्रपति थे। कहाँ के साथियों? इंडोनेशिया के आपका प्रेसिडेंट थे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका 2020 के, 2020 में बोल्सोनारो, कौन साथियों? आपका बोल्सोनारो, जो आपका ब्राजील के प्रधानमंत्री थे, ये आपका 2020 में चीफ गेस्ट थे। अब देखने वाली बात है कि आपका इस चंद दिनों में भारत किस व्यक्ति को बुलाता है 2021 के रिपब्लिक डे में। उस पॉइंट को भी हम साथियों, जैसी उसके बारे में कोई न्यूज आती है तो उसको भी शामिल करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के किस डैम पर यानी बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर यानी साथियों तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओंकारेश्वर बांध। अब ध्यान रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर बांध जो आपका नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर साथियों? नर्मदा नदी पर है। इसी नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट आपका स्थापित किया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यह है आपका बिजनेस टुडे का आर्टिकल, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एट
ओंकारेश्वर डैम टू बिगिन पावर जनरेशन बाय 2022 एंड 23, यानी 2022-23 में आपका ये यहाँ पर आपका क्या करेगा, जो पावर है उसको जनरेट करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका इस प्रोजेक्ट की तो ध्यान रखिएगा 600 मेगावाट बिजली, कितनी साथियों, आपका 600 मेगावाट बिजली इस आपका सोलर प्लांट के द्वारा ऊर्जा उत्पादित की जाएगी। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इसकी जो लागत है, यानी इसमें जो खर्च आएगा वो आएगा आपका 3000 करोड़ रुपया। कितना साथियों, 3000 करोड़ रुपया इसकी लागत आएगी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब कुछ एडिशनल फैक्ट जान लेते हैं मध्य प्रदेश यानी आपका एमपी के बारे में। एमपी की राजधानी साथियों भोपाल है, जबकि वर्तमान में यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है साथियों, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के सीएम है। और जबकि आपका गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है साथियों, यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आपका आनंदीबेन पटेल। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत का इथियोपिया, क्या कहा किसको कहा जाता है साथियों, भारत का इथियोपिया ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसको कहा जाता है साथियों, मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट, क्या साथियों, आपका टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट यानी बाघ स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा आपका टाइगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं भारत में, इसीलिए आपका उसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। जबकि आपका दूसरा स्थान कर्नाटक का है और तीसरा स्थान है आपका उत्तराखंड का। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तानसेन संगीत समारोह हाल ही में साथियों आयोजित हुआ है। तानसेन आपका संगीत समारोह मनाया जाता है। ये होता है साथियों आपका इसी मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है ग्वालियर। क्या है साथियों, आपका ग्वालियर। इसी ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथियों ध्यान रखिएगा तानसेन नगरी भी आपका ग्वालियर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, तानसेन नगरी भी आपका ग्वालियर को बोला जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत में जो सर्वाधिक वन यानी आपका वन स्टेट जो कहा जाता है वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो आपका मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। सांची का स्तूप, कौन सा साथियों, आपका सांची का स्तूप, जो आपका अशोक के द्वारा यानी कहने का मतलब ग्रेट अशोका के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ के फेमस आपका नेशनल पार्क है कान्हा। कौन सा साथियों, कान्हा नेशनल पार्क। और बांधवगढ़, जहाँ पर हाल ही में बैलून सफारी साथियों भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर आपका बैलून सफारी को शुरू किया गया है। और पन्ना, क्या साथियों, आपका पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व आपका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जबकि खजुराहो मंदिर, कौन सा मंदिर साथियों, खजुराहो मंदिर, ये भी आपका एमपी में स्थित है। कहाँ है साथियों, एमपी में स्थित है। ये सारे एडिशनल फैक्ट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है साथियों, इसीलिए इन फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में द क्रॉनिकल फिलेंथ्रोपी के अनुसार 2020 में सर्वाधिक दान किसने दिया। एक्चुअली में साथियों ये आपका एक पत्रिका है जिसके द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट जारी की गई है। और इसी द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्ति बने हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेफ बेजोस। एक्चुअली में साथियों जो जेफ बेजोस हैं ये है आपका जेफ
बेजोस की तस्वीर। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही 2020 में सबसे ज़्यादा पैसा फंड किया है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने आपका टोटल जो फंड दान किया है वो किया है 73,000 करोड़। कितना साथियों? 73 आपका 1000 करोड़ रुपया इन्होंने आपका क्या किया है? दान किया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका साथियों जो इन्होंने दान किया है, फंड किया है, वो किया है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ही इनके द्वारा आपका फंड किया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका साथियों इन्होंने उस फंड का नाम दिया है जिनमें आपका जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आपका फंड किया गया है। उस फंड का नाम है बेजोस अर्थ फंड। क्या है साथियों? बेजोस अर्थ फंड उस फंड का नाम है। इस पॉइंट को भी आप नोटेट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। ये है आपका अल जजीरा का आर्टिकल। कजाकिस्तान स्क्रैप्स दैट पेनल्टी आफ्टर नियरली 20 ईयर्स मोरेटोरियम। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो कजाकिस्तान है इसने कैपिटल पनिशमेंट को, किसको साथियों? आपका कैपिटल पनिशमेंट यानी आपका मृत्यु दंड को आपका समाप्त कर दिया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में साथियों 2003 में, कब साथियों? 2003 में कजाकिस्तान के द्वारा आपका जो मृत्यु दंड है उस पर रोक लगा दी जाती है। किस पर साथियों? मृत्यु दंड पर आपका रोक लगा दी जाती है। परंतु आतंक फैलाने वाले लोगों पर ये जो मृत्यु दंड था वो आपका जारी था। लेकिन साथियों अभी आपका हाल ही में यानी 2021 में इस पर आपका पूर्णतः रोक लगा दिया है। यानी कंप्लीटली आपका जो कैपिटल पनिशमेंट है, मृत्यु दंड है, इस पर आपका कजाकिस्तान ने क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका ये रोक क्यों लगाई गई है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। होता क्या है साथियों, 29 दिसंबर 2020 को, कब साथियों? आपका 29 दिसंबर 2020 को आपका एक अधिनियम में, किसमें साथियों? आपका एक अधिनियम में आपका इसके द्वारा साइन किया जाता है। उस संधि का नाम होता, माफ करिएगा, वो एक संधि थी, ठीक है। 29 दिसंबर 2020 को एक आपका संधि में किसके द्वारा? कजाकिस्तान के द्वारा साइन किया जाता है। उस संधि का नाम होता है नागरिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। क्या होता है साथियों? नागरिक अधिकारों पर आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि। उस संधि का नाम होता है जो आपका 1976 में लागू होती है। कब होती है साथियों? नागरिक अधिकारों पर आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है ये आपका लागू होती है 1976 में। अब आपका इस संधि के तहत जो कैपिटल पनिशमेंट था यानी कहने का मतलब मृत्यु दंड था, उस मृत्यु दंड का क्या विकल्प हो सकता है इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ। और इसी पर आपका जो है कजाकिस्तान ने आपका हस्ताक्षर किए जो 1991 में आपका लागू होता है। कब होता है साथियों? 1991 में लागू होता है। शुरुआत में आपका कजाकिस्तान इस पर कोशिश करता है, धीरे धीरे इम्प्रूव करता है, लेकिन फाइनली आपका 2021 में ये आपका मृत्युदंड पर रोक लगा देता है। अगर बात करें आपका कजाकिस्तान की, ये है आपका एशिया का मैप, ठीक है ना। अगर एशिया को हम लोग इस तरीके से डिवाइड करें तो साथियों आपका कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशिया का कंट्री है, यानी कहने का मतलब आपका मध्य एशिया का कंट्री है। दूसरे मैप में, बड़े मैप में देखने की कोशिश करते हैं, ये है साथियों आपका कजाकिस्तान। ये पूरा का पूरा आपका कजाकिस्तान है। और ध्यान रखिएगा जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। क्या है साथियों? नूर सुल्तान। एक्चुअली में आपका कुछ समय ही हुआ है इसने आपका अपनी
अपनी जो राजधानी है अस्थाना इसका पहला नाम था, ठीक है ना। इस अस्थाना को आपका इन्होंने नाम चेंज करके कर दिया है नूर ये सुल्तान। इस पॉइंट को भी आप नोटिट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा साथियों। ये जो कजाकिस्तान है, अगर कजाकिस्तान के आपका इस साइड को अगर आप देखेंगे तो ये है आपका कैस्पियन सागर। क्या है साथियों? आपका कैस्पियन सागर, यानी इसकी सीमा आपका कैस्पियन सागर से लगती है। ये सवाल साथियों बहुत बार पूछा गया है और ध्यान रखिएगा ये जो कैस्पियन सागर है ये आपका दुनिया की सबसे बड़ी झील है। क्या है साथियों? आपका कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है दुनिया की। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों ये जो कजाकिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। क्या है साथियों? लैंड लॉक कंट्री है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका कजाकिस्तान की तो साथियों ये आपका एक सागर है, यानी कहने का मतलब कैस्पियन जो सी है वो एक सागर है, ये समुद्र नहीं है, ठीक है ना। तो जिस देश की आपका सीमा समुद्र से नहीं लगती है उसी को क्या बोला जाता है? लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। और आपका कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है और साथियों इसी कजाकिस्तान में यूरेनियम के आपका भंडार मिलते हैं। क्या मिलते हैं साथियों? यूरेनियम के आपका भंडार मिलते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और साथियों यहाँ पर आपका एक झील मिलती है जिसका नाम है आपका बालकस झील। ये देख सकते हैं आप, यहीं पर आपका बालकस झील भी आपका मिलती है। इस पॉइंट को भी नोटिट कर लीजिएगा। और साथियों सेंट्रल एशिया कंट्रीज में आपका किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका जो है कजाकिस्तान आते हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे कंट्रीज आपका क्या कहलाते हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाते हैं, मध्य एशिया कंट्रीज़ कहलाते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोटिट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने भारत से चावल निर्यात करने का फैसला किया है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। ये है आपका बिजनेस टुडे का आर्टिकल। वियतनाम बाइज इंडियन राइस फॉर फर्स्ट टाइम एज अ लोकल प्राइजेस स्काई रॉकेट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी आपका जो वियतनाम है, अगर हम लोग वियतनाम को मैप में देखेंगे तो साथियों ध्यान रखिएगा जो वियतनाम है, इस मैप में देख लेते हैं हम लोग। ये जो वियतनाम है ये है आपका अपना इंडिया। और इंडिया के जब हम लोग आपका ईस्ट में आएंगे तो ईस्ट में ये आपका चाइना है, ठीक है ना। और आपका जो है चाइना के बिल्कुल जस्ट नीचे ये आप देख सकते हैं ये है आपका वियतनाम। और वियतनाम ने ही आपका अभी हाल ही में घोषणा कर रखी है कि वो आपका भारत से क्या करेगा? चावल का आयात करेगा। क्या करेगा साथियों? चावल को भारत से आपका क्या करेगा? खरीदेगा। अगर बात करें आपका 3 सबसे बड़े दुनिया के एक्सपोर्ट कंट्रीज़ की, निर्यातक कंट्रीज़ की जो चावल को बेचते हैं, उसमें पहला स्थान तो साथियों अपने इंडिया का है। दूसरा स्थान है आपका थाईलैंड का। किसका है साथियों? थाईलैंड का दूसरा स्थान है, नोट कर लीजिएगा। और तीसरा स्थान है आपका वियतनाम का। किसका है साथियों? वियतनाम का तीसरा स्थान है। ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों आपका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में डिफरेंस होता है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जो निर्यात है उसमें तो इंडिया फर्स्ट, सेकंड थाईलैंड और तीसरा आपका वियतनाम है। जबकि आपका प्रोडक्शन यानी आपका उत्पादन के मामले में, किस मामले में साथियों? उत्पादन के मामले में जो पहला स्थान है वो है आपका चाइना का। किसका है साथियों? चाइना का पहला स्थान है। जबकि दूसरा स्थान है आपका इंडिया का। किसका है साथियों? अपने इंडिया का दूसरा स्थान है। और जबकि
तीसरा स्थान है आपका इंडोनेशिया का। किसका है साथियों? इंडोनेशिया का। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि निर्यात में आपका पहला स्थान इंडिया, थाईलैंड और वियतनाम का है, जबकि प्रोडक्शन यानी उत्पादन में जो टॉप आपका 3 कंट्रीज हैं, पहला स्थान आपका चाइना है, दूसरा स्थान अपना इंडिया है, जबकि तीसरा स्थान आपका इंडोनेशिया है। अब आपका एक सवाल हो सकता है आपके मन में, या आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर टॉप 3 में आपका एक्सपोर्ट कंट्रीज़ में वियतनाम है, उसके बाद भी ये आपका भारत से क्यों खरीद रहा है? इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा कि वियतनाम अभी भारत से जो चावल खरीद रहा है वो आपका 21 रुपये केजी खरीद रहा है। कितने? आपका 21 केजी रुपये आपका प्रति केजी, ठीक है ना? यानी 1 केजी आपका 21 रुपये आपका जो है मैं खरीदेगा कौन? आपका वियतनाम। जबकि आपका वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम में 36 रुपये केजी आपका चावल मिलता है, ठीक है ना? अब ध्यान रखिए हुआ क्या है, कोविड-19 के कारण बहुत से देशों में आपका फूड क्राइसिस आने वाला है, ठीक है ना? यानी आपका जो खाद्य आपका जो है यानी संकट है वो आपका अनेक देशों में आने वाला है। इसीलिए आपका जो वियतनाम है वो स्टॉक करना चाहता है ताकि कल के दिन क्राइसिस आए तो ये महंगे दामों पर आपका क्या कर सके? सप्लाई कर सके। यानी यहाँ पर आपका वो फुल बिजनेसमैन के रूप में आपका काम कर रहा है, जिस तरीके से बिचौलिए आपका जो है काम करते हैं। तो भारत ने भी आपका इसको यानी जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो करने की आपका मंजूरी दे दी है। तो ध्यान रखिएगा जो वियतनाम है, वियतनाम के द्वारा भारत से आपका चावल खरीदा जा रहा है, क्योंकि साथियों जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री है थाईलैंड, थाईलैंड में आपका बाढ़ के कारण इस बार चावल बिल्कुल भी उत्पादित नहीं हुआ है, और अफ्रीकन कंट्रीज में भी यही हालत है, वहाँ पर भी आपका ज़्यादा उत्पादन नहीं हुआ है। इसीलिए आपका ये देश चाहते हैं कि अभी स्टॉक करें और कल के दिन आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट कमाएं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि साथियों ये आपका पॉइंट बहुत बार पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अगर बात करें वियतनाम की तो वियतनाम आपका हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में था। सबसे पहले तो साथियों ध्यान रखिएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा आपका फ्री ट्रेड आपका एग्रीमेंट हुआ, कौन सा साथियों? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी आपका मुक्त व्यापार समझौता RCEP, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें आपका 10 सदस्य देश थे आपका किसके? आसियान के, और उसमें 5 अन्य कंट्रीज थे, जिसमें एक था आपका चाइना। कौन था साथियों? चाइना। दूसरा था आपका दूसरा था आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन साथियों? आपका दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा था आपका न्यूजीलैंड। तीसरा कौन था साथियों? न्यूजीलैंड। और चौथा था आपका दक्षिण कोरिया। चौथा कौन है साथियों? दक्षिण कोरिया। और आपका 5वां था जापान। ये 5 देश और प्लस आपका 10 आसियान देशों का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जिसे आपका दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी आपका मुफ्त व्यापार समझौता माना जा रहा है। इसको होस्ट किया था आपका वियतनाम ने, यानी इसका जो अध्यक्षता की थी, ये जो सम्मेलन हुआ था वो आपका वियतनाम में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आसियान का जो 36वां सम्मेलन हुआ था साथियों, जिसकी स्थापना आपका 1967 में होती है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। 10 इसके आपका मेंबर हैं, और साथियों इसका 36वां जो सम्मेलन होता है वो भी आपका वियतनाम के हनोई में होता है, यानी वहाँ की राजधानी में होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा आपका साथियों? भारत सरकार के द्वारा इसे आपका 12 जो स्पीड आपका क्या है? बोट है, नाव है, वो प्रदान करने की घोषणा की गई है। और लार्सन एंड ट्रूबो आपका जो कंपनी है भारत की, उसके द्वारा आपका ये स्पीड हाई स्पीड बोट आपका बनाए जाएंगे। किसके लिए? वियतनाम के लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
मिलेगा। अब साथियों अगर बात करें आपका जो है हरित क्रांति की, क्योंकि हरित क्रांति का जो संबंध है साथियों, वो हरित क्रांति का संबंध आपका किससे है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जो संबंध है वो आपका चावल और गेहूं के उत्पादन से है। क्योंकि आपका चावल और गेहूं का जो सबसे आपका ज़्यादा उत्पादन हुआ था वो आपका हरित क्रांति के दौरान ही हुआ था, और हरित क्रांति ने आपका भारत में एक रेवोल्यूशन किया, और जिसकी वजह से हम लोग क्या बन पाए, आत्मनिर्भर बन पाए। अदरवाइज एक टाइम पर हम लोग आपका किस पे डिपेंड रहते थे, यूएसए जैसे देशों से डिपेंड रहते थे। साथियों 2-3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। भारत में जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, वो कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है साथियों, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जबकि विश्व में आपका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। किसको कहा जाता है साथियों, नॉर्मन बोरलॉग। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथियों एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है सबसे पहले वो होती है मैक्सिको से। कहाँ से होती है साथियों, मैक्सिको से ही आपका हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो भारत में हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है साथियों 3 आपका जो है प्रमुख राज्यों में। एक तो साथियों आपका जो वर्तमान में हरियाणा है, और एक पंजाब है, और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। कौन साथियों, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और आपका दूसरा राज्य है आपका पंजाब। कौन सा है साथियों, दूसरा राज्य है आपका पंजाब, और तीसरा राज्य है कौन साथियों, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा। ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका हरित क्रांति के ये क्षेत्र रहते हैं। और साथियों आपका हरित क्रांति का ही रीज़न रहता है कि इन क्षेत्रों में जो किसानों की हालत है, किसानों की जो कंडीशन है वो आपका बेहतर होती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। 2-3 पॉइंट्स होती हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। कौन सा साथियों, आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना, कौन सा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये है साथियों मनीला। कहाँ आपका, मनीला में आपका ये स्थित है। मनीला एक्चुअली में कहाँ की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और साथियों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कौन सा साथियों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी भारत का, ये है आपका कटक ओडिशा में। कहां पर है साथियों, कटक ओडिशा में। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। जबकि साथियों भारत में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, क्या है साथियों, आपका क्षेत्रीय कार्यालय है। ये क्षेत्रीय कार्यालय है आपका वाराणसी। कहाँ है साथियों, आपका क्षेत्रीय कार्यालय है आपका वाराणसी में। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी बातें थी साथियों हरित क्रांति से रिलेटेड। और साथ में आपका वियतनाम ने अभी जो भारत से आपका एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है और भारत ने उसमें सहमति दे दी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये है आपका डाउन टू अर्थ का आर्टिकल 14th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका लॉन्च। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी भारत ने हाल ही में आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप साथियों, अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर आपका अपना क्या भेजा है, एक मिशन भेजा है। और वो आपका साथियों मिशन भेजा है MV बेस्ले ग्लोबिन जहाज के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, MV बेस्ले ग्लोबिन जहाज के द्वारा, इसके द्वारा ये भेजा गया है। अब इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है साथियों आपका
अंटार्कटिका, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसे आपका यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर इसका साउथ पोल है। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये वर्ष भर आपका जो है बर्फ से क्या रहता है, ढका रहता है। यानी कहने का मतलब आपका जो ये अंटार्कटिका है ये वर्ष भर आपका बर्फ से ढका रहता है, हमेशा यहाँ पर क्या रहती है, बर्फ रहती है। अब भारत के द्वारा ये जो 40वां आपका अभियान शुरू किया गया है, ये आपका साथियों अभी हाल ही में किया गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 1961 में, कब साथियों, आपका 1961 में आपका आर्कटिक ट्रीटी होती है। कौन सी साथियों, आपका अंटार्कटिका ट्रीटी होती है। कौन सी साथियों, आर्कटिक, सॉरी माफ करेगा, कौन सी आपका ट्रीटी होती है, अंटार्कटिका ट्रीटी होती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जब अंटार्कटिक ट्रीटी होती है 1961 में, तो इसमें आपका 54 कंट्रीज, कितने साथियों, 54 कंट्रीज आपका साइन करते हैं। यानी आपका जो अंटार्कटिका ट्रीटी है उसमें आपका साइन करते हैं। इस ट्रीटी के तहत होता क्या है कि अंटार्कटिका आपका जो है किसी का नहीं है, ये पूरी दुनिया की क्या है, आपका साझी विरासत है। और इसी ट्रीटी के तहत ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आपका मिलिट्री का यूज नहीं करेगा, यानी आपका अंटार्कटिका का मिलिट्री के रूप में यूज नहीं करेगा। ये बात कहाँ कही गई थी, आपका 1961 में जो आपका अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी, ठीक है ना साथियों, ध्यान रखिएगा इसको। दूसरी बात, यहाँ पर आपका केवल वैज्ञानिक शोध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है साथियों, वैज्ञानिक शोध किया जा सकता है। तीसरी बात साथियों याद रखिएगा, किसी को आपका जो है यहाँ पर कोई नया रिसर्च आपका डेटा पता चलता है, उपलब्ध होता है, तो वो आपका अन्य देशों के साथ भी क्या करेगा, साझा करेगा। और किसी भी क्षेत्र पर कोई भी देश आपका अपना दावा नहीं करेगा। और साथ में किसी भी प्रकार के नाभिकीय हथियार, कौन से हथियार साथियों, नाभिकीय हथियार का परीक्षण, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का जो परीक्षण है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों, कोई भी देश किसी भी देश के लेबोरेटरी व रिसर्च स्टेशन पर आपका जांच कर सकता है। यानी यहाँ पर जितने भी देशों के रिसर्च स्टेशन होंगे वहाँ पर किसी भी देश का जो यहाँ पर वैज्ञानिक होगा वो जा सकता है, जांच कर सकता है, जानकारी ले सकता है। ये आपका प्रावधान किए गए थे 1961 के अंटार्कटिका ट्रीटी से। किससे साथियों, आपका अंटार्कटिका ट्रीटी से आपका यहाँ पर आपका प्रावधान किए गए थे। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। 1961 में 54 कंट्रीज ने आपका इस संधि को क्या किया था साथियों, साइन किया था। अब ध्यान रखिएगा, भारत में जो अंटार्कटिका अभियान है इसको जो रेगुलेट करता है वो राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्र विज्ञान केंद्र, जो साथियों गोवा में स्थित है, इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इस तरीके से ये बर्फ से हमेशा ढका रहता है। और ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत भारत के द्वारा 1981 में की जाती है। कब की जाती है साथियों, 1981 में भारत के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की जाती है। और साथियों नोट कर लीजिएगा, भारत ने जो पहला मिशन था और पहला मिशन जो केंद्र स्थापित किया भारत के द्वारा, भारत का जो पहला आपका अंटार्कटिका में जो केंद्र स्थापित किया गया था वो किया गया था 1984। कब किया गया था साथियों, 1984 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम था साथियों, दक्षिण गंगोत्री। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जबकि दूसरा केंद्र भारत ने स्थापित किया था 1987 में। कब किया था साथियों, 1987 में भारत के द्वारा दूसरा केंद्र स्थापित किया जाता है, जिसका नाम था साथियों मैत्री। क्या नाम था साथियों, मैत्री। और तीसरा केंद्र स्थापित किया जाता है सन 2012 में, जिसका नाम था साथियों भारती। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें आपका आर्कटिक महाद्वीप की, तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस महाद्वीप की जो खोज है, मुख्य भूमि की खोज है, ये आपका 1820 में आपका फैबियन वेलिन के द्वारा की जाती है। किसके साथियों, किसके द्वारा, फैबियन वेलिन के द्वारा आपका इसकी खोज की जाती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1820 में, कब साथियों, 1820 में आपका
इसकी खोज की जाती है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो आपका फेबियन वेलिंग होते हैं ये बोस्टॉक नामक जहाज से आपका यहाँ जाते हैं। किस जहाज से साथियों? आपका बोस्टॉक नामक जहाज से ये यहाँ पर जाते हैं और इस आपका अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करते हैं। और ध्यान रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर, कहने का मतलब आपका इस साउथ पोल पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था एमंडसन। क्या नाम था आपका साथियों? एमंडसन। ये आपका 1911 में नॉर्वे के ये थे और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। जबकि आर्कटिक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे जिनका नाम था रामचरण। क्या नाम था साथियों? रामचरण। ये आपका 1960 में कहाँ पहुँचे थे साथियों? आपका आर्कटिक में पहुँचे थे। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। जबकि साउथ पोल पर, ये आपको साथियों जो केंद्र दिख रहा है, इस साउथ पोल पर पहुँचने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था गिरिराज सिरोही। क्या नाम था साथियों? गिरिराज सिरोही। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा साथियों। जो ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है इसका 98%, कितना साथियों? 98% आपका जो पार्ट्स है वो हमेशा ढका रहता है और आपका बर्फ से। जबकि यहाँ का एकमात्र आपका भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक आपका क्या है, आपका मुक्त है, जिसका नाम है पाल्मर प्रायद्वीप। क्या है साथियों? आपका पाल्मर प्रायद्वीप। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और साथियों आपका यहाँ पर एक स्थान है बोस्टॉक। क्या नाम है साथियों? यहाँ पर आपका एक स्थान है बोस्टॉक और यहीं पर आपका सबसे कम तापमान आपका अंकित किया गया। उसका तापमान था -95 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ की जो मुख्य वनस्पतियाँ होती हैं वो होती है साथियों लाइकेन। क्या होती है साथियों? लाइकेन। और आपका मांस यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ होती हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। लाइकेन और आपका मांस यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ होती हैं। जबकि यह विज्ञान के लिए आपका समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में इसरो के प्रमुख का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के सिवान साहब। वर्तमान में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के आपका क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। ये है आपका द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। इसरो चीफ के सिवान गेस्ट एक्सटेंशन टिल जनवरी 2020 इंश्योर कंटिन्यूटी इन ओपनिंग यू अप स्पेस सेक्टर। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इनका कार्यकाल एक्चुअली में अभी क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन 2 साल के लिए सरकार के द्वारा इनका जो कार्यकाल है वो आपका बढ़ा दिया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका इसरो की, तो साथियों ध्यान रखिएगा इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, यानी कहने का मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त, कब साथियों? 15 अगस्त आपका 1969 में। कब आपका साथियों? 15 अगस्त 1969 में इसरो की आपका स्थापना होती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय है आपका बंगलुरु में। कहाँ है साथियों? बंगलुरु में आपका इसका मुख्यालय है, जिसे आपका सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, यानी भारत की सिलिकॉन वैली। इसरो के जो संस्थापक थे जिनका नाम था साथियों विक्रम साराभाई। क्या नाम था साथियों? विक्रम साराभाई। ये विक्रम साराभाई के द्वारा ही इसरो की स्थापना की गई। और साथियों ध्यान रखिएगा, ये विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक बोला जाता है। और साथ में ही साथियों ध्यान रखिएगा, ये इसरो के पहले चेयरमैन थे। और वर्तमान में आपका के सिवान साहब हैं, जिनको साथियों आपका 2 वर्ष के लिए आपका क्या किया गया, फिर से इसरो का जो चेयरमैन है वो आपका नियुक्त किया गया है। और साथियों जैसे ही आपका इनका टेन्योर बढ़ाया गया तो इन्होंने 2-3 प्रमुख बातें आपका कही जो आपको साथियों याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा है कि 2000 आपका
21 के अंत में या आपका 2022 के शुरू में हम लोग आपका चंद्रयान 3 कहाँ भेजेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखा, सॉरी चंद्रमा पर भेजेंगे, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजेंगे बल्कि केवल लैंडर और रोवर भेजेंगे, ये बात इन्होंने कही है। ठीक है ना, 2021 के अंत में या 2022 के प्रारंभ में भेजेंगे, ये बात कही है। दूसरा आपका साथियों गगनयान, जिसके तहत हम लोग आपका एक प्लान बना रहे हैं कि हम पहली बार अंतरिक्ष में आपका किसी अपने व्यक्ति को भेजेंगे। ठीक है ना, मानव मिशन है ये, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसे भी कहा गया कि 2021 के अंत में और 2022 के प्रारंभ में भेजेंगे। उसके बाद साथियों आदित्य L1, क्या साथियों आपका आदित्य L1 नोट कर लीजिएगा। ये जो आदित्य L1 है ये एक्चुअली में आपका सूर्य पर आपका एक मिशन है जो 2021 में ही भेजा जाएगा। ये बात आपका अभी हाल ही में के सिवान साहब ने कही है। तो ये सारे पॉइंट साथियों ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल ने समझौते को हस्ताक्षर करने के बाद किस देश के साथ राजनीतिक संबंध बहाल किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कतर। ये है आपका आर्टिकल। सऊदी अरेबिया लिप्स ब्लॉक्ड ऑफ कतर इन ब्रेकथ्रू एग्रीमेंट ईजिंग गल्फ क्राइसिस। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में सऊदी अरबिया ने आपका जो है समझौता कर लिया है, किसके साथ? आपका कतर के साथ। अब क्यों आपका समझौता किया है और क्या है आपका इसकी पूरी की पूरी कहानी, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो साथियों ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में आपका एक संगठन है जिसका नाम है आपका GCO, यानी कहने का मतलब साथियों गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। ठीक है ना, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल जिसकी स्थापना आपका 25 मई 1981 को की जाती है। कब की जाती है साथियों? 1981 को की जाती है। और आपका इसका जो मुख्यालय है वो है आपका सऊदी अरबिया में। और वर्तमान में आपका इसके जो मेंबर हैं वो टोटल आपका 6 हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों होता क्या है कि आपका जो ये गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल है, इस गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल में 6 देश होते हैं जिनमें आपका साथियों कतर होता है, ठीक है ना, कुवैत होता है, बहरीन होता है, सऊदी अरबिया होता है और साथियों आपका UAE होता है। ठीक है ना, UAE होता है, ओमान होता है। ठीक है ना, और आपका जो है ये जो देश होते हैं ये आपस में आपका जो है तेल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होते हैं। और ध्यान रखिएगा इनका मकसद होता है कि आपका इन देशों के बीच बेहतर संबंध को बनाना गल्फ में। ठीक है ना, यानी खाड़ी के देशों में। अगर आपका कतर के हम लोकेशन देखेंगे तो ये है आपका पर्शियन गल्फ, यानी कहने का मतलब आपका पर्शियन गल्फ, और आपका इसी के नीचे है आपका कतर। साथियों कतर जो बाउंड्री शेयर करता है वो केवल और केवल आपका सऊदी अरबिया के साथ करता है। किसके साथ करता है साथियों? सऊदी अरबिया के साथ आपका ये केवल क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। अब इस कतर को 2017 में GCC, जिसे हम लोग गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा इससे आपका अलग कर दिया जाता। अलग क्यों किया जाता है? क्योंकि साथियों आपका ये जो सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया की आलोचना यहाँ के एक न्यूज़पेपर द्वारा किया जाता है, जिस न्यूज़पेपर का नाम है अल जज़ीरा। क्या है साथियों? अल जज़ीरा न्यूज़पेपर है जिसके द्वारा आपका यहाँ पर सऊदी अरबिया की बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है, इसके नीतियों की, इसके पॉलिसीज़ की। अब ऐसे में आपका साथियों होता क्या है कि लगातार कतर से कहा जाता है कि आपका जो सऊदी अरबिया के खिलाफ अल जज़ीरा के द्वारा लिखा जा रहा है उस पर क्या किया जाए? रोक लगाया जाए। लेकिन आपका कतर ऐसा नहीं करता है, क्योंकि साथियों कतर एक आपका जो है काफ़ी एडवांस आपका कंट्रीज़ है, वहाँ पर इंडिपेंडेंसी है, और आपका सऊदी अरबिया की तरह वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स नहीं है। कुल मिला के फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा है कतर में, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा जब ये बात कतर के द्वारा नहीं मानी जाती है तो इस पर आपका एम्बर्गो लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है साथियों? एम्बर्गो, जिसे सैंक्शन यानी आपका जो है
एम्बर्गो यानी सेंसन्स यानी कहने का मतलब प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और उस प्रतिबंध के तहत आपका ये कहा जाता है कि लैंड हो गया, भूमि हो गया, वायु हो गया और पानी में आपका इस कतर के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। कौन साथियों? आपका जो GCO गल्फ कोऑपरेटिव आपका काउंसिल होती है, ठीक है ना। तो कतर के साथ आपका हम कोई नहीं संबंध रखेंगे। ये 2017 में आपका किसके द्वारा कहा जाता है? GCC के द्वारा, क्योंकि ये सऊदी अरब आपका साथियों बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर हम लोग गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, ठीक है ना। जैसे दुनिया में USA है तो गल्फ कंट्रीज़ में आपका सऊदी अरबिया है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अभी हाल ही में 2021 में आपका इस एम्बर्गो को, सेंसन्स को, यानी कहने का मतलब आपका प्रतिबंध को हटा दिया गया है। किस पर? आपका कतर पर। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो साथियों अगर गल्फ कंट्रीज़ की हम लोग बात करें तो गल्फ कंट्रीज में आपका साथियों सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत और कतर, UAE, ओमान, ये देश तो आते ही हैं। साथ में साथियों 2 देश ऐसे हैं जो गल्फ कंट्रीज में आपका जो है मेंशन होते हैं। एक तो है साथियों इराक। कौन है साथियों आपका? एक तो है आपका इराक, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा है साथियों ईरान। कौन है साथियों? ईरान। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों ये जो GCO है उसने आपका दोबारा किसको शामिल कर लिया है? कतर को शामिल कर लिया है। क्योंकि पहले यहाँ का एक न्यूज़पेपर था अल जज़ीरा जिसके द्वारा आपका सऊदी अरबिया की आलोचना की जाती है और उसके बाद साथियों कतर को 2017 में बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से आपका इसको शामिल कर लिया गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण को आधुनिक बनाने और उन्नत करने के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी आपका ADB। अगर बात करें आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो ध्यान रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना होती है वो होती है साथियों 1966 में। कहाँ होती है? मनीला में। कहाँ होती है साथियों? मनीला। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है आपका मनीला, फिलीपींस में। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ देर पहले साथियों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वो भी बताया था मैं, वो भी कहाँ है साथियों? ये भी आपका मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी में है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें साथियों वर्तमान में 68 कंट्रीज मेंबर हैं और जबकि आपका सदस्य देश है 68। और ध्यान रखिएगा ये जो आपका ADB है इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। कौन है साथियों? मसात्सुगु असाकावा इसके साथियों क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में इसी बैंक के द्वारा जो बेंगलुरु शहर है, बेंगलुरु यानी कर्नाटक का राजधानी, तो इस शहर में बिजली वितरण को आपका और ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा प्रोग्रेसिव करने के लिए $100 मिलियन का समझौता किया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।